प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है। तो कर्तव्य भवन को दिल्ली में अलग अलग मंत्रालयों और विभागों को एक साथ एक ही स्थान पर लाने के लिए बनाया गया। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच मौजूदा कर्तव्य भवन देश के सभी बड़े मंत्रालयों का अब गढ़ बनेगा, जिसमें केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय जो हैं अब इसी जगह से ऑपरेट होंगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस इस इमारत में बड़ा वर्क स्पेस तैयार किया गया है। कर्तव्य भवन 3 एक अत्याधुनिक कार्यालय परिसर है जो लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर एरिया में फैला हुआ है। इसमें 2 बेसमेंट हैं, भूतल सहित 7 मंजिला ये पूरा भवन है। वो इस इमारत को 30% कम ऊर्जा खपत के लिए तैयार किया गया है। ऊर्जा की बचत करने वाली LED लाइटें, जरूरत ना होने पर लाइटें बंद करने वाले सेंसर्स, बिजली बचाने वाली स्मार्ट लिफ्ट्स लगाई जा रही हैं और बाहरी ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए इसमें कांच की विशेष खिड़कियां जो है वो लगाई गई हैं। और एक बार ये आलीशान इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, क्योंकि देखिए अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो अलग अलग फेजेस में जो है वो काम जो है वो चल रहा था। अब अगर इस की खासियत जो है, सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि जो मंत्रालय अलग अलग जगहों पर होते थे और अब जो ये पूरा ऑफिस बनकर तैयार हो गया है, तो कहा जा रहा है इसमें विदेश मंत्रालय हो गया, साथ ही अगर गृह मंत्रालय की बात करें तो वो एक साथ हो जाएगा। इसमें काम में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है वो ज्यादा आएगी। नैना बिल्कुल, और इसमें देखिए जब जाहिर सी बात है मंत्रालय बढ़ेंगे, मंत्रालय सचिवालय के जो तमाम कर्मचारी हैं उनकी क्षमता बढ़ेगी। उसके बाद में यही वजह है कि पार्किंग क्षमता इसे आधुनिक बनाई गई है, बैठने की व्यवस्था इसे बेहद खास बनाई गई है। आइए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारी सहयोगी दृष्टि इस समय जुड़ रखी हैं, कर्तव्य भवन के बारे में और विस्तार से जानकारी देंगी। सीधे जुड़ते हुए एक और बेहद खास दृष्टि, ये कहा जाए कि एक नया अलग प्रोजेक्ट है। हाल ही में हमने देखा था कि पहले संसद भवन की बेहद भव्य और बहुत खूबसूरत सर्व सुविधा युक्त जो पूरा एक भवन है वो तैयार हुआ, और ये कर्तव्य भवन किस तरह का है, कितनी रियायत हो जाएगी, क्या बदलने वाला है अब? देखिए, बिल्कुल सरकार ने 2019 से ही इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में आपको बताना चाहूंगी कि क्या है। देखिए, कर्तव्य पथ जो आपने देखा है इंडिया गेट पर, उसके दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ मंत्रालयों और विभागों को कुछ ही बिल्डिंगों में समेट के रखा जाएगा ताकि कामकाज में सुविधा हो और मुश्किलात ना आए। इसीलिए कर्तव्य भवन 3 का आज प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है। ऐसी ही 10 और इमारतें बनी हैं जिसमें सभी मंत्रालयों को शिफ्ट होना है। और देखिए, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, उनको म्यूजियम बनाया जाएगा। उसमें महाभारत काल से लेके अब तक के भारत की जितनी भी 20 से 25 जो संग्रहालय से में लाने वाली मेन मूर्तियां हैं और मेन चीज़ें हैं वो सब रखी जाएंगी। और इसके साथ ही जो पुराना संसद भवन है उसका भी इसी तरीके से कामकाज निर्माण किया जाएगा। और नए संसद भवन के निर्माण इस प्रोजेक्ट में आता है। उपराष्ट्रपति का सचिवालय इस प्रोजेक्ट में आता है। प्रधानमंत्री का आवास और कार्यालय इस प्रोजेक्ट में आता है। सभी विभाग, सभी मंत्रालय इस प्रोजेक्ट के तहत आते हैं। कर्तव्य पथ का सौंदर्यीकरण इस प्रोजेक्ट में आता है। तो ये सारा कहा जा रहा है कि इस जब ये प्रोजेक्ट लेकर आया गया था तो ये 3rd फेज जो है इसका बताया जा रहा है। अब आने वाले समय में जो ये मंत्रालय एक साथ होने वाले हैं, तो कहा जा रहा है कि इसमें जो वर्क एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जानी अगर हम एग्जांपल ले लें कि एक काम को करने में अगर कुछ 12 घंटे लगते थे, क्योंकि अब जो अलग अलग मंत्रालयों की फाइल्स इधर उधर भी जाती हैं, ये भी हम सभी को पता है, तो अब जब मंत्रालय बहुत नज़दीक होंगे तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो कहा जा रहा है काम की बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। देखिए, बिल्कुल इन 10 बिल्डिंगों को जो बनाई जा रही हैं, जिसमें से 3 ऑलमोस्ट बन चुकी हैं और एक का उद्घाटन जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं आज हो गया है। तो इन सब को एक मेट्रो लाइन से जोड़ा जाएगा। सब मेट्रो स्टेशन के भवन से बगल में बनाई गई हैं ताकि इसमें काम करने वाले कर्मचारियों को आने जाने की असुविधा ना हो। और साथ ही इन भवनों को देखिए साउंड प्रूफ शीशों से लैस किया गया है। 600 पार्किंग के लगभग हैं। 10 लेवल तक ये बिल्डिंग है, साउंड प्रूफ है, ग्रीन बिल्डिंग है। इसमें कचरा प्रबंधन से लेकर के पानी को साफ करने तक की पूरी व्यवस्थाएं हैं। सेंसर लाइट्स लगी हैं, सोलर पैनल्स लगे हैं जिससे कि बिजली वेस्ट ना हो और जब कर्मचारी बाहर जाएं तो बिजली का बचत हो सके। ऑटो सेंसर लाइट्स लगे हुए हैं और साथ ही इसमें सब जगह CCTV कैमरे लगे हैं और कर्मचारियों के खाने पीने की व्यवस्था है। एक कॉमन जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट वो भी बनाया जाएगा जिसमें कि इस तरह की व्यवस्थाएं रखी गई हैं।
और देखिए साथ में इस तरह की भवनों को बनाने का एक मुख्य कारण सरकार ने ये भी बताया है कि जो पुराने शास्त्री भवन, निर्माण भवन, कृषि भवन थे वो सब जर्जर हालत में हो गए थे। 50 से 70 के दशक में बने हुए थे। उनका रखरखाव 1000 करोड़ रुपए के लगभग पड़ता था उनका रखरखाव महीने का। तो इससे जो 1500 करोड़ रुपए हैं जो इन भवनों के रखरखाव पे खर्च होते थे वो बचेंगे, लाइट्स दृष्टि, बचेंगी। एक और और साथ ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जिस तरह से जर्जर इमारतें तो हो चुकी थी, कई ऐसे भी भवन हैं, कई ऐसे विभाग हैं जो किराए के ये कहा जाए कि भवनों में हुआ करते थे, वहां पर उनका काम संचालन होता था, तो वो भी राशि एक बड़ी संख्या में उधर की तरफ जाती थी। इससे भी आर्थिक लिहाज से भी सरकार पर अब काफी राहत होगी, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा जो है वो किराए के या उसके मेंटेनेंस के तौर पर जाता था। बिल्कुल, देखिए मेंटेनेंस का जितना पैसा हजारों करोड़ में सरकार का जाता था, किराए के भवनों को दिया जाता था और वो भी बहुत जर्जर स्थिति में थे। उसमें पानी के निकास की सुविधा नहीं थी और साथ ही कैमरेज नहीं थे और कई सारी पार्किंग की असुविधाएं होती थी, बिजली की बहुत ज़्यादा खपत होती थी। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके नई बिल्डिंग्स को बनाया गया है और कई विभाग और मंत्रालय फैले हुए थे। देखिए रेल भवन है और इसके साथ ही अन्य कृषि भवन है, शास्त्री भवन है, सब अलग अलग फैले हुए थे। अब सब एक जगह होंगे, सृजित रूप से होंगे, सौंदर्यीकरण में खूबसूरत लगेंगे और साथ ही सरकार का जो एक्स्ट्रा व्यय है वो भी बच जाएगा। और ये प्रोजेक्ट इतना खूबसूरत जैसे दिल्ली भी देखने में अच्छी लगेगी। बिल्कुल दृष्टि, ये वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है सरकार की तरफ से की गई है, कहा जाएगा कि आने वाले समय में इसके रिटर्न्स जो है बहुत अच्छे होंगे। बहुत शुक्रिया दृष्टि, आपने बेहतरीन तरीके से विस्तार से इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। खबर पर आप नजर बनाए रखना, जो भी अपडेट होगी हम आपसे लेते रहेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में 3 अलग अलग जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही मची। जी हाँ, आपको बता दें सिर्फ 58 सेकंड में पूरा का पूरा गांव मलबे में बदल गया। घर, बाजार, होटल, दुकानें, सब कुछ देखते ही देखते सैलाब में समाते चले गए। अब देखिए वहां पर क्या मंजर आज नजर आता है और सिर्फ बर्बादी का मंजर है। उत्तरकाशी जिले में इस समय कुदरत की मार है और देखिए खुद प्रभावितों से मुलाकात करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। वहां पर जो प्रभावित हैं उन्हें आश्वस्त करते हुए नजर आए कि संकट की इस घड़ी में सरकार उनके साथ में है। न सिर्फ प्रदेश बल्कि केंद्र की सरकार भी हर संभव मदद उनको दी जाएगी। हवाई सर्वे भी करते हुए यहाँ पर नजर आए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर उस सैलाब की, उसके बाद की आप देखिए तस्वीर जब आपको वहाँ पर मलबे में दबे हुए घर जो है, दुकानें जो है वो नज़र आएंगी। दूसरी तस्वीर सीएम धामी की, जायज़ा लेने के लिए वो पहुंचे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर भी वो जायज़ा लेने के लिए पहुंचे थे और हवाई सर्वेक्षण भी जो है वो किया था। दोनों ही फुटेज जो है वो आप उसके अंदर तस्वीर में देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए मलबे में जो भी रेस्क्यू चलाया जा रहा है बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट एरिया बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए रिहायशी इलाका तो था, यहाँ पर लोग जो है वो रहते थे, लेकिन कहा जा रहा है टूरिस्ट भी यहाँ पर बहुत सारे थे। तो अभी आकलन करना बहुत मुश्किल है कि कितने लोग, कितने घर इस मलबे में दबे हुए हैं। और ये चौथी तस्वीर देखिए जिसमें आप देख सकते हैं इस पूरे ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ये सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन आईटीबीपी, इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और साथ ही वहाँ पर जो स्थानीय पुलिस है उसमें पूरा सहयोग जो है वो दे रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। चॉपर्स का भी सहारा जो है वो लिया जा रहा है इस पूरे रेस्क्यू में, क्योंकि जो अगर हम सड़क मार्ग की बात करें वो वहाँ पर बाधित हो गया है, तो जेसीबी से उसे भी सड़कों को साफ करने का काम जो है किया जा रहा है, मलबे हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है। और पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश जहां पर सबसे ज़्यादा चुनौती थी, तो आज ज़रूर ये कहा जा सकता है, आज ज़रूर कहा जा सकता है कि मौसम खुला है तो युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू कार्य जो है वो जारी है, क्योंकि कई घर पूरी तरह से मलबे में दब चुके हैं। अब लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि काश ये सभी लोग, इस घर में जो लोग मौजूद हों, इन तमाम घरों में जो लोग मौजूद हों, वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए हों। लेकिन जो तस्वीरें एक एक करके कल से लगातार सामने आई वो बहुत डराती हैं, क्योंकि हमने देखा था कि मलबे का जो एक बड़ा हिस्सा कई लोगों को अपने साथ सैलाब के रूप में बहा कर ले गया। पूरा धराली पूरी तरह से जो है आपदा की चपेट में आ गया और कल की घटना के बाद कई चरणों में वहाँ मलबा आया है। जैसा आज मैंने वहाँ पर जाकर जब सभी लोगों से मुलाकात करी, लोगों से बातचीत करी और घटना के बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले आया, उसके बाद फिर आया, दोबारा 3, 4, 5, 6 बार जो है इस प्रकार से बार बार मलबा आया और वहाँ पर
सभी कुछ आपदा की भेंट चढ़ गया। साथ में वहाँ शाम तक जो है सेना के लोगों ने 190 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है। धराली के दाहिनी तरफ से लगभग 120 लोग और धराली के बाईं तरफ से 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अभी घायलों को भी जो है वहां से रेस्क्यू करके उत्तरकाशी लाया जा रहा है। कुछ को वहाँ एम्स में जो जरूरी है उनको हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। और हमारे सहयोगी इस समय जुड़ रखे हैं प्रदीप यदुवंशी ज्यादा जानकारी के साथ में ताज़ा हालात बताने के लिए। प्रदीप, 24 घंटे का वक्त हो चुका है इस पूरी प्राकृतिक आपदा को और अब रेस्क्यू ऑपरेशन भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। क्या अपडेट है अभी? क्या वहां पर कैसे अब तस्वीर बदलती नजर आती है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगातार सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जहां तक हो उनका प्रयास यही है। लगातार अभी भी आपको बता दूं, आंकड़ों में अगर चलें तो लगभग 200 लोगों की अभी तक जो है रेस्क्यू किया जा चुका है और मुख्यमंत्री खुद इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि धरातल पर जो रेस्क्यू टीमें हैं वो सजगता के साथ और तरीके से काम कर रही हैं और लगातार जो है रेस्क्यू का काम जो है वो किया जा रहा है। प्रदीप, कहा जा रहा है कि रेस्क्यू में बहुत परेशानी आ रही है, कठिनाइयां आ रही हैं क्योंकि इतना सारा मलबा है, बहुत सारे घर, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, दुकानें उसमें दबी हैं। ये भी नहीं पता नहीं कितनी दुकानें होंगी, कितने घर होंगे, कितने लोग होंगे। तो वो मलबा हटाने में, लोगों को रेस्क्यू करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, लगातार जो जैसा मुख्यमंत्री ने भी बताया, लगातार 2-3 बार ये मलबा जो है आया है और लगभग एक, आप अगर बोलें फुट के हिसाब से, जो 10 से 15 फुट के आसपास जो मलबा की एक परत सी जम गई है, जिसको लगातार जो रेस्क्यू टीमें जो है लगातार मशीनें, बोल्डर्स और जेसीबी मशीनों से इसको हटाने में लगी हुई है। लेकिन जेसीबी, प्रदीप, मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि अभी तक वो तस्वीर सामने नहीं आई कि जो मलबा हम देख रहे हैं, वो जो एक पूरी वैली हम कह सकते हैं, जहां पर वो पूरा गांव था, जहां पर ये पूरा सैलाब गया, मलबा गया, वहां पर जेसीबी की मदद से कहा जा रहा है कि सड़क मार्ग जो है वो बाधित हो गया है। तो वहां पर जेसीबी पहुंचना जो है वो मुमकिन नहीं है। पहले वहां पर जो रास्ता बाधित हुआ है वहां से मलबा हटाया जा रहा है ताकि जेसीबी वहां जा पाए और फिर उसके बाद वहां पर मलबा जो है वो हटाया जाएगा। तो रेस्क्यू किया कैसे जा रहा है? क्या चॉपर्स की मदद ली जा रही है? मैं आपको बता दूं, फिलहाल जो है मैन पावर के थ्रू जो है इस समय रेस्क्यू किया जा रहा है। मैन पावर जो इस समय काम कर रही है, जो आर्मी, एनडीआरएफ, आईटीबीपी की जो टीमें लगी हुई हैं, ये जो है मैन पावर के थ्रू जो है रेस्क्यू कर रही हैं। क्योंकि अभी जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से टूटे हुए हैं, बड़ी मशीनें वहां तक पहुंच नहीं पा रही हैं। और फिलहाल मैं आपको बता दूं, इस ऑपरेशन के लिए चेतक, चीता और आधुनिक तौर पर MI-17 को इस समय तैनात किया गया है। जैसी जहां संभव जरूरत होती है वहां इनका सहारा लिया जा रहा है। और लेकिन रेस्क्यू जो है वो मैं आपको बता दूं बड़े स्तर पे किया जा रहा है और किसी तरीके की कोई भी लापरवाही ना हो, इसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। जी ठीक है प्रदीप, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रखे हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, वो इसीलिए क्योंकि ये बहुत चुनौतीपूर्ण है रेस्क्यू करना। एक तरफ पानी लगातार बहता है, दूसरी तरफ ऊपर आसमानी आफत जो है वो लगातार बरस रही है और जिन इलाकों में पूरा मलबा जो बहता हुआ गया है वहाँ पर लोग दबे हुए हैं अभी भी, ये भी जानकारी है। इसमें कोई शक नहीं कि ये पूरा ऑपरेशन अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण रहता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, और उत्तराखंड के साथ साथ अब आपको हिमाचल प्रदेश की भी अपडेट दे देते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। पिछले 1.5 महीने में हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश की वजह से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। किन्नौर जो कि हिमाचल का एक बड़ा खूबसूरत सा इलाका है, लेकिन किन्नौर के तंगलिंग में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बाढ़ के चलते भारी संख्या में कैलाश यात्रा पर जा रहे श्रद्धालु जहां तहां फंस गए। आईटीबीपी की टीम ने उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको अंजाम दिया है, रेस्क्यू कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से लगातार ऊपर से मलबा जो है वो नीचे की तरफ बहता हुआ नजर आता है। लगातार बारिश की वजह से यहाँ पर हालात बिगड़ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी सेना की तरफ से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। आईटीबीपी की अगर हम बात करें, ना केवल हिमाचल प्रदेश के साथ साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है।
और ये तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं। प्रदीप यदुवंशी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं इस तमाम तस्वीर को और बयां करते हुए। प्रदीप, पहाड़ों पर स्थिति इन दिनों चिंताजनक है। जैसे ही बारिश का मौसम होता है वो अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है पहाड़ी जनजीवन के लिए, और खासतौर से हिमाचल के लिए तो और भी ज़्यादा। यहाँ पर भी बादल फटने की तस्वीर नज़र आती है, अभी क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, ये भी अभी लगातार बारिश के कारण यहाँ पर भी बादल फटे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इसमें अभी तक कोई भी जनहानि की जो है जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन वहीं अगर आप बात करें तो कैलाश यात्रा को तत्काल जो है उसको रोक दिया गया है। वहीं अभी लगभग 450-500 यात्री जो है उनके फंसे होने की जो है मैं आपको बता दूं, वो रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम जो है इन लोगों के रेस्क्यू करने में लगी हुई है। फिलहाल जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है। किसी तरीके की ऐसी जनहानि की रिपोर्ट जो है वो अभी सामने नहीं आई है। जी, कुल मिलाकर प्रदीप हम कह सकते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है बहुत गंभीर है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि लैंडस्लाइड की घटनाएं, बादल फटने की घटनाएं जो है वो सामने आ रही है। और अगर अभी हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1.5 महीने से ये खबर जो है वो हम सुन रहे हैं अलग अलग जगहों से, चाहे मंडी हो या अभी ये जो अपडेट किन्नौर की हम देख रहे थे। और साथ ही अगर हम बात करें उत्तराखंड, वहाँ पर भी इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल, लगातार जो खराब मौसम के कारण जो है लगातार इस तरीके की घटनाएं जो हैं अलग अलग जगह से सामने आ रही हैं। फिलहाल ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनके लिए बस ये है कि हमको पहले से प्रिपरेशन करनी चाहिए। जो चीजें हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मॉनिटरिंग जो है वो विशेष होती है। बाकी जो है रेस्क्यू टीमें जो है अपना वर्क जो है प्रॉपर तरीके से कर रही है। रेस्क्यू जो है लोगों का, अधिकांश लोगों का किया जा चुका है। जी ठीक है प्रदीप, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इस बड़ी खबर पे तो हम बने हुए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन पर रायबरेली में एक शख्स ने उस वक्त हमला कर दिया जब वो एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे थे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी कार से उतरकर अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। जब उन्हें वहां पर आप देख सकते हैं कि मालाएं जब पहनाई जा रहे थे, एक शख्स ने पीछे से, आपको बता दें, ये देखिए, थप्पड़ मारा। और इसी दौरान एक शख्स ने पहले उनके करीब आने की कोशिश की, फिर मौका पाते हुए थप्पड़ जड़ दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार होने की फिराक में था, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ा और उसके बाद में उसकी पिटाई की, पुलिस के हवाले कर दिया। देखिए जरा, स्वामी प्रसाद मौर्य भीड़ के बीच में मौजूद हैं और एक व्यक्ति ने उन्हें माला पहनाई। माला पहनाने के बाद में, तस्वीर आप देखिए, माला पहनाने के बाद में उस व्यक्ति ने एक तरह से उनका अभिवादन करते हुए वो कोशिश कर रहा था, नीचे झुके। और स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस दौरान आपको नजर आ रहे। पीछे से एक व्यक्ति आता है और जोर से उनको थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। ये तस्वीर आप देखिए। नैना, यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि उसने पहले हार पहनाया, हाँ, और फिर उसके बाद उसने थप्पड़ मारा। वो हार पहनाने के बहाने ही आगे आया था। पहले हार पहनाया और फिर उसके बाद थप्पड़ मारा। ये थोड़ा अजीब हम कह सकते हैं। देखिए कैसे हार पहनाने के बाद फिर देखिए किस तरीके से थप्पड़ मारा। और फिर उसके बाद जो हुआ, वहां पर जो कार्यकर्ता थे, स्वामी प्रसाद मौर्य के चाहने वाले थे, उन्होंने उन्हें पीटा। फिर अखिल श्रीवास्तव हमारे साथी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रखे हैं। अखिल, ये जो व्यक्ति है उसकी क्या पहचान हुई है, कौन है ये, और आखिर उसने ऐसा कृत्य क्यों किया? स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रति क्या नाराजगी थी उसकी? ना सबसे पहले मैं घटना स्थल की बात करूं तो ये घटना स्थल रायबरेली के मलेरिया थाना क्षेत्र के गोल चौराहे का है। इस घटना की बात की जाए तो इस घटना में स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला किया गया है। उस हमले के बाद जो कारनामे, जो कैमरे में कैद हुई तस्वीरें, उसमें साफ साफ देखा गया कि दो युवकों को किस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों द्वारा इस कदर पीटा गया कि लहूलुहान होने तक की घटना तक पहुंच गई है। घटना, इस पूरी घटना में देखा गया है कि रायबरेली के मलेरिया थानाध्यक्ष जो थे उनकी वर्दी फट गई, जिस पर खून के छींटे भी लगे थे। अब बात करते हैं आखिरकार ये दोनों युवक कौन थे। ये दोनों युवक गोरक्षक दल के बताए जा रहे हैं नेता और उसके पदाधिकारी बताए जा रहे हैं। दोनों के नाम की बात की जाए तो एक का नाम रोहित द्विवेदी तो दूसरे का नाम शिवम यादव बताया जा रहा है। हालांकि इन दोनों लोगों को गिरफ्त में ले लिया है पुलिस ने और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। पर सबसे बड़ी घटना यह है कि इस पूरे हाईवे पर, जो लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर, यह तांडव होता रहा और उसके बाद जिन लोगों ने इन दोनों युवकों को पीटा है वो लोग अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। तो सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि आखिरकार पुलिस किस कदर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। और अच्छा, तो एक सवाल और खड़ा होता है कि ये दोनों युवक, क्योंकि नेता को थप्पड़ मारा तो इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उन दो लोगों को जो इतना पीटा उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। अखिल,
और आखिरकार उस जगह पर इतनी बड़ी घटना होती रही, उस घटना में संलिप्त होने वाले लोग और वहां की स्थानीय पुलिस किस कदर बीच बचाव कर रही थी, क्या वहां पर पुलिस कर्मियों की संख्या कम थी, या इस प्रकार ये जो घटना हुई है ये पूरे प्रकरण को घटना को खारिज करने के लिए पहले से योजना बनाई गई, तो आखिरकार LIU क्या कर रहा था रायबरेली का? ये कुछ ऐसे सवाल है जो खड़े होना लाजमी है। पर एक चीज और देखने को मिली है, रायबरेली पुलिस लगातार कार्य कर रही थी। रायबरेली पुलिस का एक और चीज कहना, ये चीज सामने आया कि इन दोनों युवक को हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है और वर्दी पर लगे खून के छींटे भी बता रहे हैं कि वर्दीधारियों ने वहां पर कोशिशें की हैं, पर घटना हो गई। अब क्यों ये घटना हुई है इसकी जानकारी अभी पूरी तरह नहीं मिल पाई है। हालांकि अगर बात की जाए पूरे घटनाक्रम के आगे तहरीर देना या मुकदमा दर्ज करना, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, पुलिस का कहना है कि अभी कोई भी पक्ष तहरीर नहीं दिया है। अगर ठीक है, आगे पूरे मामले की जांच जारी है, क्या बातें सामने आती है देखने वाली बात है। अखिल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर यूपी से है। मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष को घेरा। सीएम ने अपने बयान में कहा कि हम विकास करते हैं, तुष्टीकरण नहीं करते। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि हमने दंगा और दंगाई खत्म कर दिए हैं, कोई भी अब भेदभाव नहीं होता है। मुरादाबाद में आज सीएम योगी आदित्यनाथ थे, विपक्ष पर सीधा निशाना साधते हुए नजर आए। यहां भेदभाव नहीं होता योजनाओं में भेदभाव किसी के साथ नहीं। हमारी योजनाएं पिक एंड चूज नहीं है, चेहरा देख करके नहीं, जाति मत मजहब क्षेत्र देख करके नहीं। हमारी योजनाएं तो प्रदेश भर के कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उनका चेहरा देख करके नहीं, बल्कि वह प्रदेश का नागरिक है, पात्रता की श्रेणी में आता है, वह योजना में पात्रता की श्रेणी में आने पर उसको लाभ हर हाल में मिलेगा, कोई उसको वंचित नहीं कर सकता है। हमारी योजनाएं तुष्टीकरण का नहीं, संतुष्टीकरण का कारण है। और संतुष्टीकरण के इन्हीं कारणों से जो तुष्टीकरण की नीति पर चलते थे वे परेशान हैं, क्योंकि उनकी स्थिति आज न घर की है न घाट। वहीं मुरादाबाद में अपने संबोधन में सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और ऑपरेशन सिंदूर को देश की ताकत बताया। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने भारत के उत्साह को देखा। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का लोहा दुनिया ने माना। भारत के सामर्थ्य और शक्ति का लोहा पूरी दुनिया मानने के लिए मजबूर हुई थी। और उन स्थितियों में पूरा देश जिस उत्साह और उमंग के साथ कांग्रेस, समाजवादी, आरजेडी जैसे दलों को छोड़ दें, पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना का संबल बांधने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए खड़ा दिखाई दे रहा था।